सर आपने क्या बात की है? तो आप तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। मैंने दी ना भाई, अगर खान के फॉलोअर हो थोड़ी सी दलेरी तो दिखाओ ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे हम इकट्ठे हैं। और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर। आपसे बात ही नहीं की। आप ये FIA का यूनिफॉर्म पहन के ये बात करें कि जवाद अहमद की तरफ से इसका भी इख्तिताम होगा, ये आपकी ड्यूटी है। अपना युद्धापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है। इकरारुल हसन को एयरपोर्ट पर एक सरकारी सिक्योरिटी एहलकार पर बरसते देखा तो ख्याल आया कि इस मुल्क में कोई आराम से बात क्यों नहीं कर सकता। मज़हब, ओहदा, शोहरत, कोई भी नेमत इनसे हजम क्यों नहीं होती। ड्यूटी पर मौजूद सरकारी एहलकार का इस तरह किसी भी शख्स के बारे में आवाज़ा कसना, किसी भी किस्म का फजूल रिमार्क पास करना इंतहा दर्जे की जाहिलाना हरकत थी। उस पर इकरारुल हसन का इस पर चीखना चिंगाड़ना उससे भी बड़ी जहालत। अगर PTI को इस बात पर फ़ख्र है कि मुल्क की 90% आबादी इमरान को चाहती है तो समझे मुल्क की 90% आबादी का राह चलते लोगों के साथ बदतमीज़ी करना साबित करता है कि ये अपने आप को पढ़ा लिखा तबका ख्याल करते हैं मगर जहालत की गहराइयों में गिर चुके हैं। ये किसी की भी बेइज्जती करके अपनी जीत समझते हैं, जिस तरह मुल्क का इंतहा पसंद मजहबी तबका अहमदियों को गालियां निकालकर अपनी जीत समझता है। दूसरी जानब इकरारुल हसन सियासत में कदम रख चुके मगर मजाल है जो अपने रवैये में कोई तब्दीली लाई हो। बावकार वो है जो किसी भी बदतमीज़ी पर हर ऐरा गैरा शख्स को वहीं उसी वक्त जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वो बाद में सोच समझकर अगर मुनासिब हो तो जवाब देता है वरना इग्नोर करता है। असल ताकत बर्दाश्त है। ये नुक्ता कौम की अक्सरियत भूल चुकी है। तो मेरे दोस्तों को पता है और मुझे भी पता है कि मुझे किसी ने गाली निकाल दी है तो फिर वो बच के नहीं किया, क्योंकि अगर आप इस तरह की गाली निकालते हैं किसी को, पाकिस्तान में कौन सा लॉ है यार। इकरारुल हसन साहब ने सियासत में कदम रखने से पहले मुल्क की इंतहा पसंद पार्टी तहरीक लब्बैक को ज्वाइन किया। वारस्तगी से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से आप यहाँ सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और मैंने देखा किसी एक शख्स को भी मैंने मजमे में एक दूसरे से बात करते हुए अब तक नहीं देखा, तो इसके आप सबके सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं क़िबला अल्लामा साद रिज़वी साहब से अर्ज़ कर रहा था कि बाबा जी से ज़िंदगी में तो मुझे मुलाकात का शरफ हासिल नहीं हो सका, लेकिन आज जब मैं उनकी बज़ाहिर गैर मौजूदगी में यहाँ आया हूँ तो मुझे बड़ा एक खूबसूरत ताल्लुक उनके साथ, उनके खानवादे के साथ और आप सब लोगों के साथ महसूस हो रहा है। हम सब इजहार यकजहती करते हैं मुतालबात के हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ, उनकी आदत के साथ, और अगर कुछ और वक्त तक ये मामला अपने अंजाम को नहीं पहुंचता तो इंशाल्लाह अमली तौर पर भी हम इस धरने में, इस एहतजाज में शरीक होंगे। फिर कादियानी कार्ड भी खेला। जो शख्स भी, भले वो जवाद अहमद हो या इकरारुल हसन हो या कोई और, मुल्क की सियासत में मजहब कार्ड खेलता है या दूसरी किसी पार्टी को हर वक्त निशाना बनाकर अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है तो गोया उसके अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं कि वह अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित कर सके। उसके लिए वो दूसरों का सहारा ढूंढता है। दूसरी जानब शख्सियत परस्तों का गिरोह मुल्क की सबसे बड़ी ताकत के मुकाबले खड़ा होकर समझता है कि वो इमरान को इक़्तिदार में वापस ले आएगा। हकीकत ये है कि जो शख्स भी इस मुल्क की सियासत में आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है और उसको आगे आना चाहिए, उसको ये कौम कादियानी कहकर रिजेक्ट कर देती है, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जबरान नासिर साहब की है। उन्होंने 2018 में अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ किया। वो चूँकि अवामी मसाइल पर बात करते थे, सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते थे और ना ही ख़त्म नबूवत के जलसों में जा जाकर अपने मुसलमान होने का यकीन दिलाते थे। उनको कादियानी कहकर उन पर नाम नेहाद ख़त्म नबूवत के मुजाहिद छोड़ दिए गए। लोगों ने सारा जोर लगा लिया कि वो अहमदियों को गाली निकाले, मगर वो शेर का बच्चा डटा रहा। उसने अपने वोट के लिए अपने आप को बेचा नहीं जिस तरह बाकियों ने बेचा। उसने कहा, मेरा मज़हब किसी को गाली निकालने की इजाज़त नहीं देता। कौम को ये शेर नहीं, ऐसे गीदड़ चाहिए जिनका मकसद अवामी मसाइल का हल नहीं बल्कि वोट हासिल करना होता है। तो समझें ये कौम अपने ही गुनाहों की सज़ा भुगत रही है। आखिर में जबरान नासिर 2018 वीडियो क्लिप।
آپ کٹوائے, آپ کو لگتا ہے میں غصہ ہوں, آپ پرچہ کٹوائے, میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں, میں کوئی مذمت نہیں کروں گا. یہ بولے چلے آ رہے ہیں کہ آج اخبار میں آپ کے خلاف آیا ہے کہ آپ جو ہے اسلام سے خارج ہیں, ملی جمعیتی بولتے ہیں علماء نے متفقہ اچھا جی, میرے خلاف فتوا ہے جی کہ میں اسلام سے خارج ہوں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب بات اتنی سی ہے, میری بات سنیں, آپ نے کسی دوسروں کی پہلی بات جنہوں نے مجھے خارج کیا ہے اسلام کے دائرے سے, ان کا پہلے کم سے کم اگر ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس یہ حق پہنچتا ہے کہ فتوا دیں, تو فتوا دینے کی میرے خیال میں ہر مفتی کو بتایا جاتا ہے کہ تحقیق کر لے. مجھے ابھی تک ملی جدیدی کونسل نے مجھے دعوت نامہ نہیں دیا, مجھے بلایا نہیں, مجھے سوال کیا نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا وہی ایمان ہے جو تمام سب کا ہوتا ہے حق نبوت کے حوالے سے, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی کارنر میٹنگ میں کلمے پڑھ کے سناؤں, میں کسی کو گالی نہیں نکالوں گا. ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے یہ, اور کیوں نہیں نکالیں گے قادیانیوں کو گالی؟ یہ مسلمان کا حق ہے, یہ آئین بنا ہوا ہے, 1974 کے آئین میں یہ غیر مسلم ہے. ہاں, میں کب انکار کر رہا ہوں کہ آئین کہتا ہے, نہیں کہتا. میں تو کہتا ہوں آئین کہتا ہے, آئین کے مطابق چھوڑیں, آپ اپنی بدعت کر دیں نا, آپ بدعت کرتے ہیں, لفظی الفاظ کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں آپ الفاظ تو استعمال کریں, آپ الفاظ نہیں استعمال کر رہے. یہ آپ کی ہر کارنر میٹنگ میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, آپ کلیئر کر دیں نا معاملے کو. آپ حمایت نہیں کرتے, آپ ان کو کلیئر کر دیں, بات ختم ہو گئی. اب بات سنیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو گالی دی جائے, خیر ہم نہیں چاہتے, یہ دین کا تقاضا ہے, ہم نہیں چاہتے, یہ دین کا تقاضا ہے. اتنی باتیں کر رہے ہیں آپ, اتنا کہہ دیں کہ بھائی میرا مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کی جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میں اس پہ علامت بھیجتا ہوں, بات ختم ہو جائے گی. اتنی لمبی چوڑی تقریر سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں کسی کو گالی نہیں نکالوں گا, میں کسی کو گالی نہیں نکالوں گا, پاکستان میں کافر مانتا ہوں, بات ختم ہو سر گئی. میرا سوال میں نے پھر کہا, اگر آپ کو مطمئن نہیں کر سکا تو مطمئن نہیں کر سکا, آپ مطمئن کریں نہیں سکتے, نہیں کر سکا, نہیں کر سکا. آپ کہیں خدا کی ذات کے پاس یہ حق ہے, میرے انسان کے پاس یہ حق نہیں ہے.